Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में टाइम एंड टेंस की जो हमारी सीरीज़ चली हुई है उसका पार्ट नंबर 9 एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम टाइम एंड टेंस सीरीज़ के 8 वीडियोस यानी 8 पार्ट इसके हम जारी कर चुके हैं। वीडियोस तो मोर देन 8 हैं, क्योंकि कुछ टेंसेज ऐसे थे जिनका एक लेक्चर में वो नहीं आए थे, उनको हमने 2 लेक्चर में रखा था। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो 2 लेक्चर में आया था, तो उसका 1.1 एंड 1.2 था। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट भी वो 5.1 एंड 5.2 था, और इसी तरह से जो पास्ट परफेक्ट है वो 7.1 एंड 7.2 था। तो इस तरह से हमारे जो 8 टेंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेजेंट के 4 टेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और इसी तरह से पास्ट के भी 4 टेंस हो चुके हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस सीरीज़ के 9 पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट कहते हैं। ऐसे ही जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। जहाँ तक पहचान की बात है स्टूडेंट्स, पहचान में क्या है, जिन सेंटेंसेस के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द दिए होते हैं और कार्य का फ्यूचर में अनिश्चित रूप में होने या होने की संभावना दी होती है। स्टूडेंट्स, फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में, फ्यूचर टेंस के किसी भी सेंटेंस में कार्य का होना पाया नहीं जाता, केवल कार्य होने या ना होने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना दी होती है। इसलिए वे सेंटेंसेस जिनके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, अर्थात कार्य के फ्यूचर में अनिश्चित रूप से होने या ना होने की संभावना दी होती है, उन सेंटेंसेस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस की सेंटेंस कहते हैं। तो ये रही आपकी पहचान। देखिए, जैसा एक एग्जांपल देखें हम, रोहन कल एक महत्वपूर्ण मैच खेलेगा। रोहन कल एक महत्वपूर्ण मैच खेलेगा, कार्य नहीं हुआ अभी, कार्य के कल होने की संभावना है। ठीक इसी तरह से हम परसों स्कूल अवश्य जाएंगे, अभी कार्य नहीं हुआ है, कार्य क्या है, स्कूल जाना। अब वो कब होगा, परसों, परसों होने की संभावना है कि हम परसों स्कूल अवश्य जाएंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स एक एक को कि किस तरह से रूल रेगुलेशन है, कैसे कैसे हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव को कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल्स हैं, किस तरह से हम उनको ट्रांसलेट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स वे होते हैं जिनमें किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस टेंस में हम यूज़ करते हैं जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। यहाँ इस टेंस में, फ्यूचर के 4 टेंस में सिंगुलर और प्लूरल इंपॉर्टेंस नहीं रखते। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का यहाँ कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। यहाँ मैटर करता है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन है। यदि वो फर्स्ट पर्सन है तो हम उसके साथ शैल लगाते हैं, और यदि वो सेकंड या थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम विल लगाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि थर्ड पर्सन है, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में हम विल लगाएंगे। यदि वो फर्स्ट पर्सन है तब भी वो, फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है तब भी शैल लगाएंगे, और वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है तब भी हम शैल लगाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और बाद में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा। देखिए, जैसे ये है, रोहन कल एक महत्वपूर्ण मैच खेलेगा, तो क्या हो जाएगा, रोहन
किस में आता है? थर्ड पर्सन में, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल। वर्ब क्या है? प्ले, फर्स्ट फॉर्म। रोहन विल प्ले एन इम्पोर्टेंट मैच टुमारो। रोहन विल प्ले एन इम्पोर्टेंट मैच टुमारो। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। सेकंड देखिए, हम परसों स्कूल अवश्य जाएंगे। अब यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ एक सेंटेंस में जो अवश्य दिया है, यदि सेंटेंस में अवश्य या ज़रूर दिया होता है तो वो आवश्यकता, नेसेसिटी को दिखाता है। तो यदि सेंटेंस में अवश्य या ज़रूर दिया होता है तो अवश्य और ज़रूर के लिए हमें श्योर, श्योरली, सर्टेनली की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं? जिस तरह से हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, इस कंडीशन में हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में अवश्य या ज़रूर दिया हो तो हम सेंटेंस में शैल का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन होने पर फिर हमें अवश्य और ज़रूर की अलग से अंग्रेजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जैसे ये, हम परसों स्कूल अवश्य जाएंगे, तो वी के साथ वैसे तो क्या आना चाहिए? शैल आना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में अवश्य दिया है तो फिर हम क्या लगा देंगे? वी विल गो टू स्कूल डे आफ्टर टुमारो। स्टूडेंट, जिस तरह से पास्ट इंडेफिनिट में कल के लिए यस्टरडे प्रयोग होता है, परसों के लिए डे बिफोर यस्टरडे का यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है और परसों के लिए डे आफ्टर टुमारो का प्रयोग होता है। क्योंकि टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, जबकि यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे पास्ट को इंडिकेट करते हैं। तो इस टेंस में कल के लिए टुमारो और परसों के लिए डे आफ्टर टुमारो का यूज़ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, वी के साथ विल क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस में अवश्य दिया है। यदि सेंटेंस में अवश्य या ज़रूर दिया होता है तो फिर हम वी और आई के साथ विल का यूज़ कर देते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। एक और स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस में धमकी, चेतावनी, दृढ़ निश्चय, वायदा, इस तरह का कोई भाव होता है सेंटेंस में, ये ध्यान रखें, क्या? धमकी, धमकी का भाव हो, चेतावनी का भाव हो, स्वेच्छा का भाव हो, वायदा किया गया हो, यदि इस तरह की इरादा हो, इंटेंशन, यदि इस तरह की कोई भाव दिया होता है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग कर देते हैं। कौन कौन से भाव? ये हो सकता है धमकी, चेतावनी, दृढ़ निश्चय, स्वेच्छा, वायदा, इनमें से कोई भी यदि भाव दिया। और क्या हो सकता है? इरादा, इनमें से यदि कोई भी भाव दिया होता है, चाहे धमकी का भाव हो, चेतावनी का भाव हो, दृढ़ निश्चय का भाव हो, स्वेच्छा का भाव, वादा, इरादा, यदि इनमें से कोई भी भाव सेंटेंस में है तो हम उल्टा कर देते हैं, आई और वी के साथ शैल की बजाय विल का प्रयोग कर देते हैं, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल लगा देते हैं। देखिए जैसे ये है, वह आपकी सहायता अवश्य करेगा, तो ही के साथ विल आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? शैल। ही शैल हेल्प यू। यदि सेंटेंस है मैं तुम्हें मार दूंगा, ये क्या है? धमकी। तो क्या हो जाएगा? आई और आई के साथ विल, आई विल किल यू, आई विल किल यू। तो ऐसी कंडीशन में हम, जबकि आना क्या चाहिए था? शैल आना चाहिए था। और देखें, एक दृढ़ निश्चय क्या है? आई विल, मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा।
अब क्या है, दृढ़ निश्चय, तो क्या हो जाएगा, आई विल गिव अप स्मोकिंग, आई विल गिव अप स्मोकिंग, ये दृढ़ निश्चय हो गया। वादा, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफा दूंगा, तो ये वादा हो गया। तो क्या हो जाएगा, आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। तो स्टूडेंट, इस तरह से यदि धमकी, चेतावनी, दृढ़ निश्चय, स्वेच्छा, वादा का कोई भी भाव होता है, इरादा, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल की बजाय विल का प्रयोग कर देते हैं, और सेकंड पर्सन के साथ हम किसका, शैल का प्रयोग कर देते हैं, जबकि यूजुअली क्या, विल का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें किसी स्टेटमेंट को नकार दिया जाता है, रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। ईजी है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल और नोट और नेवर। यदि सेंटेंस में नहीं दिया है तो हम क्या लगाएंगे, नोट, और यदि कभी नहीं दिया है तो हम लगाएंगे नेवर। क्या हो जाएगा, वह कल शहर नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल नोट गो टू सिटी टुमारो। इसी तरह से हम इस वर्ष शिमला नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शैल नोट गो टू शिमला दिस ईयर। वो स्टूडेंट्स, वो स्थिति वही रहेगी। यदि चेतावनी, धमकी, स्वेच्छा, जरूर, अवश्य, यदि उनका किसी का भाव होता है तो फिर हम उल्टा कर देते हैं। जैसे क्या है, मैं आपका समर्थन जरूर करूँगा, मैं आपका समर्थन जरूर करूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ हमने क्या लगा दिया, विल। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ज़रूर। जरूर या अवश्य दिया हो तो हम आई और वी के साथ विल। तो आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू, मैं आपका समर्थन अवश्य करूँगा, मैं आपका समर्थन अवश्य करूँगा, तो आई विल सपोर्ट यू। आई विल सपोर्ट का मतलब समर्थन करना। आई के साथ विल क्यों लगाए, आई के साथ विल का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि सेंटेंस में आवश्यकता का भाव है, सेंटेंस में ज़रूरत का भाव है। तो ज़रूर या अवश्य की अंग्रेजी लगाने की अलग से आवश्यकता नहीं होती। ज़रूर और अवश्य के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, आई के साथ विल का यूज़ कर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं वो कंडीशन उसमें भी इसी तरह से जारी रहती है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वे सेंटेंसेस जिनके द्वारा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जिनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन सेंटेंसेस के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, वाई टाइप क्वेश्चंस और टैग टाइप क्वेश्चन। तो वाई टाइप क्वेश्चंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, टैग टाइप क्वेश्चंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं वाई टाइप क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वाई टाइप क्वेश्चंस किस तरह से, उनके क्या रूल्स हैं और कैसे उनको ट्रांसलेट किया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और
वाई टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाएगा, उसके बाद विल या शैल आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नोट या नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। और चूंकि सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस के अंत में हम क्या लगाएंगे, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का। चाहे वो टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो वाई टाइप क्वेश्चन हो, दोनों कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगते हैं। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, चूंकि इंटेरोगेटिव वर्ड के कारण ही ये सेंटेंस क्वेश्चन होता है। जैसे वे आपकी सहायता क्यों नहीं करेंगे। अब देखना स्टूडेंट्स, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, यदि इसको हटा दें हम तब क्या रह जाएगा, वे आपकी सहायता नहीं करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यानी इस वर्ड के कारण ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, या इस वर्ड को हम इंटेरोगेटिव वर्ड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसी की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं वाई, और सब्जेक्ट कौन है, वे, तो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो विल आ जाएगा, वाई विल दे, नेगेटिव भी है तो नोट, हेल्प यू, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, वाई विल दे नोट हेल्प यू। इसी तरह से हम उसे कैसे यहाँ बुलाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ कैसे है, हम उसे यहाँ बुलाएंगे हो जाता है, यदि कैसे नहीं होता तो हाउ, और सब्जेक्ट कौन है, वी, तो उसके साथ शैल, हाउ शैल वी कॉल हिम हियर, हाउ शैल वी कॉल हिम हियर। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव आपके वाई टाइप क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यदि ये वो टैग टाइप क्वेश्चन होते हैं तो टैग टाइप क्वेश्चन में किसी भी इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, सेंटेंस के शुरू में क्या दिया होता है, और उस क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, विल या शैल का यूज़ सेंटेंस के शुरू में कर देते हैं। किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से हम विल और शैल को शुरू में लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, ये फॉर्मेशन हो जाएगी, स्टार्टिंग में विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट या नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, और सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, यानी इंटेरोगेटिव मार्क लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे, क्या तुम यह कार नहीं खरीदोगे। तो इसमें कोई इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, सेंटेंस के शुरू में दिया हुआ है क्या, और जो सेंटेंस के शुरू में क्या दिया होता है हम उसके लिए व्हाट का यूज़ नहीं करते। यदि यही क्या सेंटेंस के बीच में दिया होता तब हम उसके लिए व्हाट लगाते। एक एग्जांपल से मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल लगा देंगे शुरू में, विल यू नोट बाय दिस कार, विल यू नोट बाय दिस कार। अभी यदि यही सेंटेंस होता है, तुम आज बाजार से क्या लाओगे, क्या खरीदोगे कर लो, जो क्या खरीदोगे। अब क्या कहाँ आया, बीच में, तब इसके लिए व्हाट आ जाएगा। अब ये वाई टाइप क्वेश्चन है, व्हाट विल यू बाय फ्रॉम द मार्केट टुडे, बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो यदि सेंटेंस के बीच में क्या आया तो वाई टाइप क्वेश्चन, और यदि सेंटेंस के शुरू में क्या आया है, यदि सेंटेंस के शुरू में क्या आया है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम टैग टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं, और उस कंडीशन में उसके साथ व्हाट का प्रयोग नहीं करते। देखिए एक और एग्जांपल, क्या मैं इस वर्ष सफल नहीं होऊंगा। तो क्या हो जाएगा, शैल
आई नॉट सक्सीड दिस ईयर। तो इस तरह से सेंटेंस, ये आपके स्टूडेंट्स टैग टाइप क्वेश्चन हो गए। तो आपके पूरा टेंस आपका क्लियर हुआ। अब एक मेन चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट है, कि इस टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं। यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ यूज़ किया जाएगा। इसकी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, जहाँ कार्य का फ्यूचर में अनिश्चित रूप से होना या ना होना पाया जाता है। फर्स्ट, कार्य का फ्यूचर में अनिश्चित रूप से होने ना होने की संभावना। एक तो जहाँ ये सेंस दी होगी वहाँ हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए एक एग्जांपल, वे अगले सप्ताह यहाँ आएंगे। तो क्या हो जाएगा, अगले सप्ताह होने की संभावना है, तो दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक। दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक। तो एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, संभावना, इरादा। जहाँ संभावना या इरादा व्यक्त किया गया है तो वहाँ भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे हम अगले वर्ष एक नई कार खरीदेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये नई कार खरीदने की संभावना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका इरादा है, उनकी संभावना है कि वो कार खरीदेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी शैल बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। वी शैल बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स, ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। कंपटीशन में इस एडवर्ब को देख करके, और ये एडवर्ब के अकॉर्डिंग कई बार मिस्टेक कर दी जाती है और फिर आपसे स्पॉट एरर में इसको पूछ लिया जाता है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं CBSE बोर्ड के, एडिटिंग और ओमिशन उसमें दिया होता है टुमारो, वर्ब लगा देते हैं पास्ट की। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही केम टू मी टुमारो। अब इस तरह का एडिटिंग और ओमिशन 10th क्लास में आता है। यहाँ आपको बतानी है कि मिस्टेक क्या है और यहाँ इम्प्रूव करके उसको क्या किया जाएगा। तो हमें पता है कि जब टुमारो दिया हुआ तो केम नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, केम हट जाएगा और क्या हो जाएगा उसके स्थान पर विल कम। तो केम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कार्य के फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी दी है। तो कई बार इस तरह की सिली मिस्टेक होती है जो एडिटिंग में आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में क्या होता है वो भी इसी तरह के होते हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर, दे won the election and form the government। अब इसमें नेक्स्ट ईयर A, B, C और D, नो एरर। अब यहाँ देखें, ए में देखें, इसके ए पार्ट में तो नेक्स्ट ईयर की बात दी है, तो नेक्स्ट ईयर में बात दी है तो ये फ्यूचर में होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का मतलब तो फ्यूचर हुआ। तो नेक्स्ट ईयर दे वोन द इलेक्शन, तो यहाँ क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि दे वोन के बजाय क्या होगा, दे
will win, नेक्स्ट ईयर दे विल विन द इलेक्शन। यही इम्प्रूवमेंट में भी क्या हो सकता है, इतने ही पोर्शन को अंडरलाइन करके, इतने ही पोर्शन को अंडरलाइन करके यहाँ 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, विन, दे विन, दे विन। सेकंड में क्या होगा, दे विल विन। और थर्ड में क्या होगा, दे हैव वोन। और फोर्थ में होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें पता होना चाहिए क्या, कि वो नेक्स्ट ईयर की बात की गई है तो फ्यूचर में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा तो फ्यूचर की ही वर्ब लगनी चाहिए। स्टूडेंट, ये था आपके सामने सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अपने साथियों के साथ शेयर करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकेंगे। मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे अध्ययन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।